वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी विद हसद अली बबर। सो आज हम यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जो हमारे पास सेल है। तो सेल को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कहें, ठीक है। और आगे अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसी ही टॉपिक के ऊपर होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सेल को, हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ लाइफ को, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यूनिट ऑफ लाइफ की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? हम सेल की बात करेंगे। पहला पहला जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है वो क्वेश्चन ये है कि सेल है क्या? सेल हम किससे कहते हैं, ठीक है। अगर इसका आंसर देने की मैं कोशिश करूं तो मैं ये कहूँगा कि सेल जो है मेरे पास, वो मेरे पास जो है एक बेसिक, ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एक लाइफ का। हमारे पास जो एक लाइफ है, उस लाइफ का जो बेसिक, जो फंडामेंटल, जो स्ट्रक्चरल, जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सेल को स्ट्रक्चरल क्यों कह रहे हैं, हम सेल को फंक्शनल क्यों कह रहे हैं, ठीक है। अब इसका जवाब ये है, आ, दूसरा सवाल आपका ये भी हो सकता है कि हम इसे बेसिक क्यों कहते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो भाई हुआ क्या था, हुआ ये था, पहले जब एटम था, एटम के बाद एलिमेंट्स आए, एलिमेंट के बाद मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनील। अब जब इनका एक मिक्सचर मिल गया, उसके मिलने के बाद क्या हुआ था? एक होलो लाइफ, एक होलो स्पेस वजूद में आई थी, और उस स्पेस को हमने नाम दिया था कि वो क्या है? लाइफ है। वो हमारे पास क्या है? लाइफ है। अब आपका सवाल होगा कि हम सेल को बेसिक क्यों कहते हैं? आप हमें ये बताइए, आप हमें होलो स्पेस पे लेके जा रहे हैं। तो बेटा ये वो पॉइंट थी, ये होलो स्पेस जो है ये वो पॉइंट है जहाँ से आपकी लाइफ क्या हुई है? स्टार्ट हुई है। क्या हुई है? आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है। अगर वो पॉइंट जहाँ से कोई लाइफ ओरिजिनेट हो, कोई लाइफ स्टार्ट हो, उस लाइफ को हम नाम देंगे, हम कहेंगे उसको बेसिक कहेंगे। उस लाइफ को हम क्या कहेंगे? कि वो हमारे पास बेसिक है, क्योंकि वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ से किसकी इब्तदा हुई है? लाइफ की इब्तदा हुई है ना। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये बेसिक है, इस वजह से हम सेल को बेसिक कहते हैं, ठीक है। ये बात भी हमें क्लियर हो गई। अब दूसरा आपका सवाल होगा कि हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? ऐसे ही है। अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं कि भाई हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, उसका जवाब ये है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी जितनी भी स्ट्रक्चर है, इसकी जितनी भी बॉडी है, इसकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है, वो सारे के सारे पार्ट्स किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। दैट्स वाई हम कहेंगे कि सेल जो है एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसका? लाइफ का। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये भी एक हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चरल, जो फंक्शनल यूनिट होगा वो कौन होगा? वो सेल ही होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो अगर किसी और वर्ड्स में इसको डिफाइन किया जाए कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ आपको ये कहना चाह रहा है कि लिविंग थिंग्स जो होती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है और उसका जो मेकअप है वो सेल ही है। आप जो भी एक्टिविटी आज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले हमारी एक और पॉइंट रहती है, ठीक है, फंक्शनल वाली रहती है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो किसके थ्रू करता है? वो सेल के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है?
सेल के थ्रू करता है। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है। तो जितनी भी एक्टिविटी हो रही है आपके जिस्म में, ठीक है, और जितनी भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स अकॉर्डिंग टू सेल, ड्यू टू सेल, सेल के थ्रू कर रहे हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है और ये स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये बेसिक यूनिट है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम इसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे से पढ़ रहे हैं। कोई रटाफिकेशन की कोई भी बात नहीं है, हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। देखिए ना, आपने पढ़ा तो था कि हम इसको भाई बेसिक कहते हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल कहते हैं, इसको हम फंक्शनल कहते हैं। अरे कहते क्यों हैं? क्या वजह है कि हम सेल को बेसिक कह रहे हैं? क्या रीज़न है कि हम सेल को स्ट्रक्चरल कह रहे हैं? और क्या वजह है कि हम सेल को फंक्शनल कहते हैं? यू डोंट नो, मे बी यू नो बेटर। सो अगर किसी को ये पता नहीं होगा तो उसको अब पता चल गया होगा। हम सेल को बेसिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी लाइफ की बिगिनिंग हुई है, यहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है। अच्छा, अब हम इसको स्ट्रक्चरल इस वजह से कहेंगे, हमारी जितनी भी स्ट्रक्चर है, इसकी इस ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी स्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी किससे मिलके बनी है? वो सेल से मिलके बनी है। और जितने भी ये फंक्शंस परफॉर्म करता है वो किसके थ्रू करता है? सेल के थ्रू करता है। दैट्स वाई इसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, दैट्स वाई इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है, दैट्स वाई इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है। आई होप कि आपको ये भी स्लाइड क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल थ्योरी। अब एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था जिन्होंने वर्क किया था, और वर्क करने के बाद उनको जो कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ मिले थे, ठीक है, जो कंक्लूजन्स मिली थी, जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे ओवर अ टाइम, उन्होंने सेल को जो डिस्क्राइब किया था कि एक सेल ऑपरेट कैसे करता है, तो उस कलेक्शन को, उन आइडियाज़ को हम सेल थ्योरी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास क्या है? सेल थ्योरी है। ठीक है, अब सेल थ्योरी पे आते हैं। इसके 3 पोस्टुलेट्स है। इसका जो पहला पोस्टुलेट है वो कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। क्या? वो एक या एक से ज़्यादा। अब देखें, यहाँ पे मैंने तीसरे नंबर पे जो दिया है, ये दूसरे नंबर पे आना चाहिए था। अब ये कह रहा है कि द सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल जो है वो हमारी लाइफ का क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, बेसिक यूनिट भी है। ये कौन सा पोस्टुलेट कह रहा है? ये दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है। यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं? इसको हम ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 1 है। इसकी करेक्ट डिटर्मिनेशन ऐसे होगी। कोई आपसे पूछे कि सेल का पहला पोस्टुलेट कौन सा था, तो आप उसे ये बताएंगी। कोई आपसे पूछे कि सेल का दूसरा पोस्टुलेट कौन सा था, वो ये था, और तीसरा पोस्टुलेट ये था। ठीक है, इज इट क्लियर? अब उसका जो दूसरा पोस्टुलेट है उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपने तीसरे पोस्टुलेट के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा है अभी। अभी जितनी भी हमारी डिस्कशन थी वो इसी के ऊपर थी। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? दूसरे पोस्टुलेट के ऊपर, जिसको हम तीसरा पोस्टुलेट कह रहे हैं ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। मतलब कि हमारे पास जितने भी लिविंग सेल्स हैं, क्या है? जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, लेकिन कैसे होते हैं? बाय डिवीजन। वो खुद को क्या करते हैं? वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद क्या होते हैं? अराइज होते हैं। कहाँ से अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, ये क्लियर है? अब सेल थ्योरी क्या थी हमने पहले ये देखा, उसको समझा। अब हम बात कर रहे थे, आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने काम किया था सेल थ्योरी के ऊपर। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट से जिन्होंने काम किया था किसके ऊपर? सेल थ्योरी के ऊपर। उनमें से एक हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिसको आप देख रहे हैं, जो आपको विजिबल है। ये जो बंदा देख रहे हैं आप, ये है हमारे पास रॉबर्ट हुक। अब इस रॉबर्ट हुक ने क्या किया था
इसने फर्स्ट टाइम जो सेल डिस्कवर किया था 1665 में किया था। इसने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो जो सेल था वो डेड सेल था। वो कौन सा सेल था? वो डेड सेल था जो इन्होंने डिस्कवर किया था। आपसे पूछ सकते हैं कि जो डेड सेल था वो किसने डिस्कवर किया था, और जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो किसने डिस्कवर किया था। तो इस वजह से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, ये भी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरे साइंटिस्ट को देखते हैं। एक हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, जिसने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था, और उसका नाम है हमारे पास एंटन लीवनहुक। एंटन लीवनहुक हमारे पास ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, ऑब्जर्व किया था एक लिविंग सेल्स को। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जो लिविंग सेल है वो किसने डिस्कवर किया था। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो आंसर ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो एंटन लीवनहुक ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1674 में किया था। कब किया था इसने? 1674 में किया था। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि सेल जो है, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, अब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसे ही है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, और इसके बीच में जो स्पेस है जिसमें सेल के ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, और उन स्पेस को उस स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, या उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब इसके बीच में जो सेंटर पे जो चीज मौजूद है इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। ठीक है, किसका नाम देते हैं इसको हम? इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सेल में पहले हमने किसको देखा? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या थी? साइटोप्लाज्म थी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये मेरे पास क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी? ये मेरे पास साइटोप्लाज्म होगी। ऐसे ही है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। कहाँ पे मौजूद होता है? सेल के अंदर मौजूद होता है। इस न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट बेरोन ने किया था। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट बेरोन ने किया था। अब रॉबर्ट बेरोन ने क्या किया? डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने काम किया था सेल के ऊपर। अच्छा, कुछ और साइंटिस्ट है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक फेलिक्स है जिन्होंने 1835 में ये देखा था कि सेल के अंदर क्या है? एक फ्लूइड कंटेंट मौजूद है। क्या मौजूद है? सेल के अंदर एक फ्लूइड कंटेंट मौजूद है। ठीक है, और जो फ्लूइड कंटेंट था फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? फेलिक्स ने किया था। और कब किया था? 1835 में किया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास शेल्डन आए थे। शेल्डन ने क्या किया था? इसने काम किया था एक सेल के ऊपर काम किया था। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर। 1839 में क्या हुआ था? हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जे.ई. पुरकंजी, और इसने क्या किया था? ये जो फ्लूइड डिस्कवर किया था फेलिक्स ने, इसने इसको नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म का। किसका नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी किसके ऊपर? फ्लूइड के ऊपर, कि जो फ्लूइड था उसको डिस्कवर किसने किया था? फेलिक्स ने किया था। और उस फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुरकंजी ने दिया था। तो अब हम बात करते हैं फेलिक्स की। फेलिक्स हमारे पास एक वो साइंटिस्ट था, सॉरी शेल्डन हमारे पास वो साइंटिस्ट था जिसने 1838 में, इन्होंने 1839 और 1835 की बात की है। वहाँ पे मतलब कि ये जो टाइम इन्होंने दिया है, इस टाइम में इस ईयर में इन्होंने काम किया है। और 1838 में शेल्डन नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था? प्रपोज्ड ऑल प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल, जिसने हमें यह बताया था कि जितने भी प्लांट के सेल्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलके बने हैं? वो सारे के सारे मिलके बने हैं सेल्स से। ये इंफॉर्मेशन हमें शेल्डन ने दी थी। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था शवान। क्या नाम था? शवान नाम था। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास शवान है। और इस शवान ने काम किया था किसके ऊपर? इस शवान ने काम किया था, जिस सेल के ऊपर काम किया था वो था एनिमल सेल। वो कौन सा सेल था? एनिमल सेल था। अब एनिमल सेल पे किसने काम किया था? एनिमल सेल पे शवान ने काम किया था। और शवान ने ये हमें कहा था कि जितने भी हमारे पास सेल है, एनिमल के जितने भी सेल है, जितने भी एनिमल है, वो सेल से मिलके बने हैं। ये बात किसने की थी? ये शवान ने की थी। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रुडॉल्फ विर्चू, जो आपने सेकंड स्टेटमेंट दी थी, देखी थी, जिसको हमने तीसरी स्टेटमेंट का नाम दिया था। वो रुडॉल्फ विर्चू था, जिसने ये बताया था कि जितने भी सेल है वो अराइज होते हैं कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया था, कार्ल हेरेंच। ठीक है। इसने हमें ये बताया था कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है किसका? लाइफ का। ठीक है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था किसके ऊपर? सेल के ऊपर किया था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप हमें ये बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक है जो कंफ्यूज कर रहा है, तो हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे।